ये है आज का यूनिफाइड चाइना जो अपने इंडस्ट्रियल आउटपुट में यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट को पीछे छोड़ चुका है और दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत है। लेकिन चाइना हमेशा से ही ऐसे था? बिल्कुल नहीं। आज हम जानेंगे यूनिफाइड चाइना की वो स्टोरी जो बरसों से लोगों से छुपा के रखी गई है। आज चेंजिंग चाइनीज सोसाइटी, किसी भी चेंज को लाने के लिए चाइनीज सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी को देखा जाता है। आज चाइनीज सोसाइटी चेंज होती जा रही थी। 2000 साल पुराना निजाम जो कि कंफ्यूजन फिलॉसफी में बेस करता था वो क्लैश कर गया। अब लोग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करने लगे और चाइना का सिस्टम चेंज होने लगा। बहुत सारे वेस्टर्न एजुकेटेड लोग जिनमें सन येट्स भी शामिल हैं, उन्होंने बहुत सारी फिलॉसफीज को चेंज किया। अब चाइनीज में जो खानदानी निजाम होता था, जैसे बहुत सारी एशियन कंट्रीज का खानदानी निजाम होता है जिसमें औरतों को मर्दों के मतहत करना होता था, चाइना भी उस सोसाइटी को कोलैप्स करने जा रहा था। उसने वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। चाइनीज सोसाइटी में वुमेन इक्वल राइट्स देना शुरू हो गए थे। चाइना जिसने बहुत सारी ह्यूमिलिएशन पहले ही सह चुका था, वो पुरानी डायनेस्टीज में चेंज आ चुका था। अब उनकी वुमेन्स भी चेंज हो चुकी थी। खानदानी निजाम में औरतों को बराबर हकूक मिलने लगे। खानदानी निजाम में अब उन्हें विरासत में हिस्सा मिलने लगा। 1930 तक औरतों को पूरे हकूक मिल गए और 1920 में को एजुकेशन पूरे चाइना में आ चुकी थी। अब चाइनीज लोग बिल्कुल जापानीज की तरह मॉडर्न और एजुकेटेड हो चुके थे। वैसे मॉडर्न और एजुकेटेड दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसे ही लिया जाता है इसको साथ में। तो चाइना अब एक आगे बढ़ चुका है और अपनी इंडिविजुअलिज्म और अपनी नई चीजों के बारे में जानना शुरू हो गया, जो पहले कंफ्यूजन फिलॉसफी में बेस करता था, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी फिलॉसफी थी। ये बात है 1911 की। ओल्ड मंचू एम्पायर अब खत्म होती जा रही है। उसे मॉडर्न चाइना के आगे हथियार डालने पड़ रहे हैं। उस वक्त एक लीडर थे जिनका नाम था सन येट सिन। क्योंकि अब लोग वेस्ट से पढ़ के आ चुके थे, जापान से पढ़ के आ चुके थे, यूएस से पढ़ के आ चुके थे, तो उनकी सोच चेंज थी। सन येट सिन ने क्या किया? उन्होंने मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी। उन्होंने मंचू जो डायनेस्टी थी उसको हटाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि अब मंचू डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी। मंचू डायनेस्टी बहुत ओल्ड डायनेस्टी है जो 1630 के बाद वजूद में आई थी। उसका अब खत्म होता जा रहा था सब कुछ। कंफ्यूजन फिलॉसफी खत्म हो चुकी थी। सन येट सिन जो थे, उन्होंने चाइना को एक मॉडर्नाइज्ड कंट्री बनाने का अहद लिया और चाइना को एक एजुकेटेड कंट्री बनाने का सोचा। लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहां पे जो डायनेस्टी थी उसके बाद वार लॉर्ड्स भी थे और जनरल्स भी थे। जनरल्स कभी नहीं चाहते थे कि एक बंदा, एक पॉलिटिकल लीडर वहां पे लीड करे। देखें, यहां पे ही वो सीड बोझ दिया गया जो आज भी मॉडर्न चाइना भुगत रहा है। जनरल्स और वारलॉर्ड्स वो होते हैं जो मकामी जो प्रोविंस होते हैं, वही वहां के लीडर लड़ जाएं एक डायनेस्टी के साथ या अपनी मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो एक तरफ वारलॉर्ड्स और एक तरफ जनरल्स। सन येट सिन की एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी थी, एक डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी थी, लेकिन उनके राइवल्स भी उनसे कम नहीं थे। साथ ही आप रशिया में अब देखें, यहां पे रशिया और चाइना का ताल्लुक, एक कम्युनिस्ट रजीम रशिया में आ चुकी थी, सोवियत में आ चुकी थी। उसने चंग याशिक की हमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा जो आपकी नई पार्टी बनी है जिसका नाम है क्योमिंटंग, आप क्योमिंटंग में जो मेरी कम्युनिस्ट पार्टी है उसे मर्ज कर दें। यहां पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये जट मर चुके हैं, उनकी जगह कायशिक आ चुके हैं। कायशिक जो है वो उनके ब्रदर इन लॉ थे। चिंग चायशिक जो थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था डेमोक्रेसी में। उनका इंटरेस्ट बस ये था कि रूल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा रूल किया जाए, जैसे आज भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में है और रशिया में भी यही अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है। उनके जहन में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। 1926 और 1927 में उन्होंने एक आर्मी को लीड किया क्योमिंटंग की, और वार लॉर्ड्स को और जनरल्स तो छोड़ो, वार लॉर्ड्स को उन्होंने तबाह करके रख दिया। तबाह करने के साथ ही उन्होंने 1930 में एक मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी।
अब ये जो मॉडर्न चाइना है ये एंटी वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट है, और ये जो चाइना है ये चाइना अब अगेंस्ट है पुरानी सारी चीजों के, लेकिन डेमोक्रेसी के फेवर में भी नहीं है। जो जुडिशरी का निजाम है, जो इंसाफ का निजाम है, वहां पे जो चाइना की पार्टी है, जो चाइना के हुक्मरान है, उनमें कोई इंसाफ नहीं है। उन्हें हक हासिल है कि वो अपने मर्जी का फैसला अदालत से लिखवा सकते हैं, अदालत से करवा सकते हैं। इसके खिलाफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, उस वक्त की बड़ी पावर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ने, और जापान जो उनका हमसाया है, एक इंपीरियल पावर है, उसने इसके खिलाफ आवाज तो उठानी शुरू की, लेकिन चाइना के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और आज तक चाइना एक इंपीरियलिस्ट चाइना तो नहीं, लेकिन एक कम्युनिस्ट चाइना जरूर है। अब जो चाइना की नेशनल पार्टी थी क्यूमिंटांग, वो अब चाइना पे रूल कर रही थी। अगेरियन रिफॉर्म्स लाएगी, क्योंकि चाइना भी रशिया की तरह एक एग्रीकल्चर कंट्री था, वहां पे रिफॉर्म्स लाई गई। वो सब कुछ कॉपी किया गया जो कि सोवियत में कॉपी किया जा रहा था, लेकिन एक चीज की कमी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जिसने नेशनल पार्टी को तबाह करने का सोचा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को पहले फंडिंग मिल रही थी सोवियत से। क्योमिंटांग में जम करना चाहते थे सनयट, लेकिन अब कायशिप के पास आ चुका था सब कुछ, तो वो नहीं चाहते थे कि वो मर्ज हो जाए क्योमिंटांग में। उन्होंने कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। वहां पे कम्युनिस्ट के पास एक नए लीडर आए, माओ। माओ एक ऐसे लीडर है जिन्होंने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी को लीड किया। माओ जो है वो बाकी चाइनीज लीडर से अलग है। माओ जो है वो चाइना में ही पले बड़े हैं। बाकी जो चाइना के जो नए लीडर आ रहे थे अब मॉडर्न चाइना में, वो बाहर से पढ़ के आ रहे थे, लेकिन ये चाइना में ही पले बड़े। माओ का जो ताल्लुक था वो एक फार्मर के साथ था। फार्मर फैमिली थी उनकी, जो कि अपर क्लास फार्मर्स में आते थे। माओ ने कम्युनिस्ट चीजों को लीड करना शुरू किया। माओ जो थे उन्हें डिफीट होती है 1934 में नेशनल पार्टी क्योमिंटांग से, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो एक काफिला लेके चलते हैं 1 लाख लोगों का। जी हां, आपने सही सुना, प्रोविंस यामान से वो एक काफिला लेके चलते हैं नेशनल पार्टी के खिलाफ। उस लड़ाई में सिर्फ 20,000 लोग रह जाते हैं। जी हां, सिर्फ 20,000 लोग रह जाते हैं। उसके बाद ये क्योमिंटांग को डिफीट करना चाहते हैं, लेकिन क्योमिंटांग अभी भी एक नेशनलिस्ट पार्टी है और उसके साथ सारे जुड़े हुए हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी इतनी फेमस अभी भी नहीं हुई। अब क्योमिंटांग सिविल वॉर छेड़ना चाहती है। वो कहती है हम कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ देंगे, कम्युनिस्ट पार्टी को तबाह कर देंगे। लेकिन यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। साथ ही बैठा एक इंपीरियलिस्ट जापान भी है। जापान जो 1895 में फार्मोसा, जो आज का ताइवान है, जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको पहले ही अपने कब्जे में कर चुका है। और 1905 में रशिया को डिफीट करके वो कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आपको नजर आते हैं, उसे भी जापान एनेक्स्ट कर चुका है या अपने अपने कब्जे में कर चुका है। अब उसकी नजरें चाइना के ऊपर हैं। वो चाइना में देख रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी और क्योमिंटांग आपस में ही लड़ चुके हैं। उसने कहा इस बात का फायदा क्यों ना उठाया जाए। वहां कम्युनिस्ट पार्टी भी जानती है कि क्योमिंटांग जीत जाएगी, और वो भी चाहती है कि जापान के साथ हमारी किसी तरह जंग हो जाए, क्योंकि जंग होगी नेशनलिस्ट पार्टी कमजोर होगी। जब नेशनलिस्ट पार्टी कमजोर होगी तो कम्युनिस्ट पार्टी उभर जाएगी। और मंचूरिया का इलाका तो पहले ही कब्जा चुका है चाइना से। 1937 में वो वक्त आता है जब जापान की ख्वाहिश पूरी होती है और वो फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देता है चाइना के ऊपर। पहले तो वो चाहता है यानी 6 मंथ में मेरा कब्जा हो जाएगा चाइना के ऊपर, लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी जुड़ चुके हैं चाइना को डिफेंड करने के लिए, और ये वॉर बहुत लंबी चली जाती है। और ये वॉर में लगता तो यही है कि जापानीज एकदम से कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है। जापान पहली कंट्री है जिसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था, तो उसका कब्जा तो यकीनी था। लेकिन चाइनीज लड़ते हैं, चाइनीज खड़े हो जाते हैं, चाइनीज जापानीज को डिफीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और 1941 में यह वक्त आता है कि जो जापान की वॉर थी
अब वो वॉर वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन जाती है। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा इस तरह बनती है क्योंकि जापान ने सिर्फ पंगा चाइना के साथ ले लेता तो ठीक था। अब उसने यूनाइटेड स्टेट्स के पुल हार्बर पर कब्जा करने के लिए वहां पे अटैक कर दिया। साथ ही उसने पंगा ब्रिटिश एम्पायर से भी ले लिया, साथ ही उसने पंगा फ्रेंच और डच के साथ भी ले लिया। अब सारे यूरोपियन मिल गए कि अब जापान की खैर नहीं है और जापान अब वर्ल्ड वॉर 2 में दाखिल हो चुका है। अभी वर्ल्ड वॉर 2 का सिलसिला शुरू हो चुका है, जापान तो आ चुका है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का बिल्डअप ही है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सोवियत यूनियन कैसे बनी और फिर सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा कैसे बनने जा रही थी।